मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जो माल्या इनके बेंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उसी SC/ST में अगर NCRB का डाटा 80% से अधिक OBC के ऊपर है, जो आज इस UGC रेगुलेशन में OBC शामिल है। आज ये यही स्थिति है कि बिल्ली को कह दिया जाए दूध की रखवाली करो। मतलब SC/ST माने कि OBC ने ऑपरेस किया और अब यहाँ मान जाएगा कि कॉलेज में OBC को ब्राह्मण क्षत्रिय बनिए ऑपरेस कर रहे हैं। लेकिन इस गाइडलाइन को इससे साफ पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भाजपा द्वारा सरकार द्वारा किया गया कांड था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के सारे चुपके से, जिसको इन लोगों ने डायरेक्ट वेबसाइट पर ना डाल के UGC की वेबसाइट पर डाला और आज वो वेबसाइट किसमें मेंटेनेंस में। उसी छात्रावास मुझे अलर्ट हुआ था, रातों रात ऑफिस फूंक दी गई थी, छात्रावास की ऑफिस फूंक दी गई थी। हम लोग रात को छात्रावास खाली करके भाग गए थे। इस सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, उस सोसाइटी में आप देख लीजिए कितने SC/ST समुदाय का प्रोफेसर या स्टूडेंट उसके कन्वीनर है। दूसरा एग्जाम्पल सर आप देख लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 80-90 कॉलेज हैं, जितने भी हैं उसमें कितने डीन और प्राचार्य कितने SC/ST समुदाय से बने, ना के बराबर। यू 103 साल लगभग हो गया इतिहास में बने हुए, अभी तक एक भी SC/ST समुदाय का व्यक्ति VC नहीं बना है। राजस्थान में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को। आज भी कहीं ना कहीं डर जाएंगे कि अगर हम जाते हैं कमेटी में वो लोग रहेंगे तो ऊपर हम ही लोग को केस डाल देंगे। पिछले कुछ दिनों से इसी जगह पे यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के ठीक बाहर से सामान्य वर्ग के छात्रों ने एक हुंकार भरी थी और वो हुंकार थी UGC के नई रेगुलेशन के खिलाफ। छात्र लगातार उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और UGC और सरकार से उसे वापस लेने का अनुरोध कर रहे थे। मामला आगे बढ़ता गया। इस मामले में UGC के रेगुलेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएँ दायर की गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई करते वक्त एक अहम फैसला लेता है और वो फैसला ये होता है कि तत्काल रूप से UGC के नए रेगुलेशंस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक मामला विचाराधीन है, जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक जो UGC के 2012 के रेगुलेशंस है वही लागू रहेंगे पूरे कैंपसेस में, पूरे यूनिवर्सिटीज़ में। और उन्होंने सरकार पर भी तल्ख टिप्पणी की है। UGC रेगुलेशंस को लेकर कई तल्ख बयान जो है वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ कहते हुए इस मामले पर रोक लगाई है वो भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ छात्रों से बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद वो क्या सोचते हैं और उनकी अब क्या मांगे हैं। तो इस रिपोर्ट में बने रहिएगा हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने कई ऐसे तल्ख टिप्पणियाँ की और उस बाद में उन्होंने फैसला ये दिया कि जब तक दोबारा से ये रेगुलेशंस नहीं आते हैं और जब तक कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं लेता, 2012 के जो UGC रेगुलेशंस हैं वही लागू रहेंगे और इस रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। छात्रों की ये मांग भी थी, खासकर सामान्य वर्ग से आने वाले छात्रों की। तो आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं? मैं इस निर्णय से बहुत खुश हूँ। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जो माल्या इनके बेंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जो सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ, कर्मचारियों के साथ, प्रोफेसरों के साथ, शिक्षकों के साथ इनके दर्द को, इनके पीड़ा को, इनके अधिकार को आपने समझा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मैं आशा भी करता हूँ कि हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कम से कम उस UGC रेगुलेशन में 1-2 क्लास और जोड़ दें जिससे दुरुपयोग ना हो। एक क्लास समता सेंटर जो है, समता केंद्र बनेगा, उसमें 10 सदस्यीय टीम है जिसमें 5 अनिवार्यता है कि SC होना चाहिए, ST होनी चाहिए, OBC होने चाहिए, दिव्यांग होने चाहिए, महिला होने चाहिए। लेकिन कहीं अनिवार्यता नहीं है एक सामान्य वर्ग का होना चाहिए। मैं वो चाहता हूँ कि अनिवार्यता एक उसमें ये जुड़ जाए और कहीं भेदभाव ना हो। बस इतना ही मेरी मांग है। जब आरक्षण व्यवस्था इतनी बड़ी है उससे मुझे वो भेदभाव नहीं, इससे भेदभाव है। इससे क्या दिक्कत है? बस इससे यही दिक्कत है कि दुरुपयोग ना हो। जिस तरह SC/ST का दुरुपयोग होता है, NCRB 2022 का डाटा कहता है कि 32.67% सिर्फ केस SC/ST केस 2 सिद्ध पाए जाते हैं, बाकी 67% केस जो दुरुपयोग किए गए हैं, किसी को द्वेष भावना से, किसी के ज़मीनी विवाद से, किसी भाव से फंसाया गया है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं यही चाहता हूँ कि इसमें दुरुपयोग ना हो। जबकि उसी SC/ST में अगर NCRB का डाटा 80% से अधिक OBC के ऊपर है, जो आज इस UGC रेगुलेशन में OBC शामिल है। आज ये यही स्थिति है कि बिल्ली को कह दिया जाए दूध की रखवाली करो, इसी तरह OBC को शामिल किया गया है। इसका दुख नहीं है, हम बता रहे हैं। मतलब SC/ST NCRB के डेटा के हिसाब से 70 से 80% SC/ST केस OBC पर लगे हैं। मतलब SC/ST माने कि OBC ने ऑपरेस किया और अब यहाँ मान जाएगा कि कॉलेज में OBC को ब्राह्मण क्षत्रिय बनिए ऑपरेस कर रहे हैं। जबकि मुझे लगता है हमारी मित्रता सबसे अच्छी है। दूसरी बात पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया। ये गाइडलाइन निकाली हुई सुप्रीम कोर्ट ने है, करेक्ट बात है। लेकिन इस गाइडलाइन को इससे साफ पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भाजपा द्वारा सरकार द्वारा किया गया कांड था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के सारे चुपके से,
जिसको इन लोगों ने डायरेक्ट वेबसाइट पर ना डाल के यूजीसी की वेबसाइट पर डाला, और आज वो वेबसाइट किसमें, मेंटेनेंस में, आप वो गजट डाउनलोड कर भी नहीं सकते। बताइए, मैं कह रहा हूँ क्या सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण दूंगा। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2013 बैच मेरा था, वहीं पे एक अम्बेडकर छात्रावास है। उसी अम्बेडकर छात्रावास में 30% सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए था, 70% वहाँ एससी और एसटी के लिए था। वो छात्रावास गूगल करिएगा, उसी छात्रावास मुझे अलर्ट हुआ था, रातों रात ऑफिस फूंक दी गई थी, छात्रावास की ऑफिस फूंक दी गई थी। हम लोग रात को छात्रावास खाली करके भाग गए थे, इसलिए छात्रावास रात को खाली करके 5 बजे सुबह भाग गए थे, इसलिए भाग गए थे कि मेरे साथ कुछ दिक्कत थी, मेरे साथ उत्पीड़न हुआ था। सुप्रीम कोर्ट की अगर जजमेंट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि द लैंग्वेज ऑफ द रेगुलेशन इज नॉट राइट, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके लीगैलिटी को भी चेक कर रहे हैं कि क्या ये लीगल है या नहीं है, क्योंकि और उनका ये भी कहना था कि इसमें जातीय डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन जिस तरीके से किया गया वो डेफिनेशन रॉन्ग है, उसको अच्छे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत सोचा समझा, बहुत अच्छा न्यायपूर्ण न्याय है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। हमारा कोई अधिकार के बारे में कोई गहराइयों से समझा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी नेताओं को बता रहा हूँ कि नेताओं के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कुर्सी होता है, उनके अंदर कोई भावना नहीं है। उनके लड़के विदेश में पढ़ रहे हैं, हम तो सड़क पे, हम विश्वविद्यालय में, हम विद्यालय में। वो क्या जाने विद्यालय का दर्द, वो क्या जाने महाविद्यालय का दर्द, वो क्या जानेंगे कैसे कंपटीशन है। वो तो विदेश गए और आए, पढ़ के चले गए, बड़ी बड़ी बात करेंगे ऑफिस में बैठ के, उनसे कोई मतलब नहीं। वो तो अरबपति हैं, हम जानते हैं उसका दुख दर्द क्या है। कह रहा हूँ, जो लोग कहते हैं कि ऑप्शन नहीं है, वो सांसद मुझसे वोट लेने तब आए जब उनका बच्चा इस देश में पढ़ रहा हो, मैं उसको वोट दे दूंगा, वरना काले कुत्ते को वोट दे दूंगा, पर इनको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? मैं कैंपस में 6 साल से हूँ, 6 साल से मैंने आज तक कभी जातिगत बंटवारा नहीं देखा। जो इस देश को बांटेगा वो कटेगा, वो सत्ता से कटेगा, कुर्सी कटेगी उसकी। मैंने कभी जाति देख के दोस्त नहीं बनाए सर। यहाँ पर टिफ़िन भी शेयर करा जाता है, यहाँ पे सिगरेट भी शेयर करी जाती है, यहाँ पे साथ में रहते हैं, बातें भी करी जाती हैं। चुनाव होता है ना, चुनाव के टाइम पे देख लीजिए, 1 महीना पूरे एकदम माहौल ऐसा रहेगा कि बहुत बैरी है, AVP NSUI साथ में बैठ के शाम को खाना खा रहे होते हैं। हम ऐसे ही हैं, हमें ऐसे ही रहने दो। आज इस रेगुलेशंस की वजह से जाति पूछनी पड़ रही है सर, मजबूरी में पूछनी पड़ रही है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अपने इस फैसले में भी कहा, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हमें जब डिसाइड करना है कि हमें आगे बढ़ना है या हमें समझ में पीछे जाना है, जब हम समाज से जातिवाद को ख़त्म करने की बात करते हैं, ऐसे समय में अगर कैंपस में भी छात्रों को जाति के नाम पे बांट दिया जाए, जाति के नाम पे उनके मन में अविश्वास पैदा कर दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े मंचों से आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि जाति को मन से हटाओ, जात खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े मंचों से बोला जाता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कटोगे तो बटोगे। और आज मैं विश्वविद्यालय गेट में जैसे पैर रखूंगा तो बताया जाएगा कि SC हैं, ST हैं, OBC हैं, महिलाएं, दिव्यांग हैं। जबकि उसी क्लासरूम में मेरे साथ दलित भी पढ़ता है, OBC भी पढ़ता है, महिला भी पढ़ती है, दिव्यांग भी पढ़ती है, और मैं नहीं जानता हूँ मेरे शिक्षक की कौन सी जात है। वही शिक्षक सबको पढ़ाता है, वही दलित को पढ़ाता है, वही OBC को पढ़ाता है, वही सामान्य वर्ग को पढ़ाता है, सबको पढ़ाता है। और क्या मैं कह रहा हूँ, ये भेदभाव OBC के साथ भी हो सकता है, SC के साथ हो सकता है, ST के साथ हो सकता है, भेदभाव किसी के साथ हो सकता है, सामान्य वर्ग के साथ भी भेदभाव हो सकता है। क्या आदमी विष्णु तिवारी केस नहीं जानता है? जो 22 साल जेल से बाहर, 22 साल SC ST और यौन शोषण में 22 साल फर्जी जेल काटे हैं, जब जेल से बाहर आते हैं तो उनका ना भाई बचता है, ना उनके पिता बचते हैं, ना उनका घर बचता है। नए यूजीसी के रेगुलेशंस अब जब आएंगे, क्योंकि इस मामले में अब अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च को होनी है। इसके अलावा सरकार को कहा गया है, यूजीसी को कहा गया है कि दोबारा से रेगुलेशंस लेके आएँ, और इस बार जब डिफिनेशन हो तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक सबको एक इंक्लूसिव रेगुलेशन बनाया जाए। और उसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक ऑब्जर्वेशन दिया कि जब नए रेगुलेशंस यूजीसी के बनाए गए थे तो उसमें से रैगिंग को तो हटाया क्यों गया था, रैगिंग को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि रैगिंग किसी के साथ भी हो सकती है, रैगिंग हो जाए चाहे वो किसी के साथ भाषाई आधार पर भेदभाव हो, चाहे वो लिंग के आधार पर भेदभाव हो, किसी भी पैरामीटर पर भेदभाव किया जा सकता है। उसमें डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता है। और जो सबसे ज़्यादा जहां ध्यान सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो था रेगुलेशन की भाषा पे। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो नए रेगुलेशन आए उसकी लैंग्वेज सही होनी चाहिए, जिसमें इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से ना हो पाए और बिल का जो है या रेगुलेशंस का जो है वो मिसयूज़ ना हो। आपको उम्मीद है कि अब अगले जो यूजीसी के रेगुलेशंस आएंगे वो जो होंगे वो इंक्लूसिव होंगे और उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उसमें जिस तरीके से स्टूडेंट्स को SC ST OBC जनरल में बांटने की कोशिश की गई वो नहीं होगा, और स्टूडेंट्स को
एज इट इज़ स्टूडेंट्स ही रखा जाएगा। सर देखिए, विश्वास की तो अब बात ही कि हम ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास था उसने विश्वास तोड़ दिया है। सवाल ये होना चाहिए कि हम विद्यार्थी क्या चाहते हैं। तो वैसे तो हम चाहते हैं ये एक्ट जैसी कोई गाइडलाइन होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बकवास बात है। फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ अच्छी चीज़ें करे तो मैं बताता हूँ। इसमें हमने पढ़ा है, पूरा पत्र पढ़ा हमने, उसमें लिखा है इम्प्लिसिटली अगर कोई सोच भी रहा है, अगर मन में भी उसकी आपके बेइज्जत, तब भी आपको कर दिया जाएगा। तो अगर मैं सिर्फ खड़ा हूँ, किसी को महसूस हो गया कि मैं उसकी बेइज्जती करूँ, तो वो मेरे ऊपर केस कर दिया। इम्प्लिसिट वर्ड नहीं होना चाहिए। केस करे तो करे, उसके बाद उसका कोई जवाबदेही भी नहीं। अगर वो गलत भी साबित होता है, झूठा केस कर रहा है, तो तब भी कोई शिकायत नहीं और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। जो ये फैसला हुआ है सर बहुत गलत हुआ है। इस पे स्टे नहीं लगना चाहिए था, बल्कि इक्विटी कमेटी हर कॉलेजेस में, हर यूनिवर्सिटी में जल्द से जल्द बननी चाहिए थी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इन लोगों का कहना है कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेजेस में स्टूडेंट के साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। मैं यही कहना चाहूँगा। सर आप ऐसे देखिए कि अभी तक जो सरकार फैसले लेती थी, 10-12 साल से मोदी जी जो फैसले लेते थे, यही लोग उनका खुलकर समर्थन करते थे। लेकिन जब उन्होंने ये इक्विटी सेल बनाने की जब कोशिश की और एक समानता की बात की, तो यही लोग उस चीज़ के खिलाफ हो गए। और जो फैसला लिया गया है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही लिया गया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जो रोहित वेमुला और पायल तडवी वाले ऐसे केस हुए थे, उसके बाद में ये डिसीजन लिया गया था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है ये काफ़ी मतलब गलत है और एक बड़े तबके को आहत करने वाला है। गलत क्या है मुझे आप ये बताइए। इसमें देखिए सर, गलत ये है कि सबसे पहले तो जो SC ST और OBC इन सबके साथ यूनिवर्सिटी कैंपस, ये सिर्फ छात्रों के साथ में ही नहीं, ये चाहे SC ST समुदाय की फैकल्टी हो, वहाँ का कर्मचारी हो, उन सबके साथ कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब मैं इसका आपको एग्जांपल दूँ अपने लॉ सेंटर 2 का। वहाँ पे अभी आप चले जाइए, जितनी भी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, उस सोसाइटी में आप देख लीजिए कितने SC ST समुदाय का प्रोफेसर या स्टूडेंट उसके कन्वीनर हैं। दूसरा एग्जाम्पल सर आप देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 80-90 कॉलेज हैं, जितने भी हैं उसमें कितने डीन और प्राचार्य कितने SC ST समुदाय से बने, ना के बराबर। DU 103 साल लगभग हो गया इतिहास में बने हुए, अभी तक एक भी SC ST समुदाय का व्यक्ति VC नहीं बना है। तो सर जब इतने बड़े लेवल पे जो फैकल्टी हैं या अथॉरिटी में जो लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो हम छात्रों के साथ तो आम बात है सर। 2 जनरल के व्यक्तियों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, गाली पड़ रही होंगी को। सर तो ऐसा क्यों होता है? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्यों है सर? अगर कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करता है तो उसको करके चिढ़ाते हैं। जो लोग सर इस बिल का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि आप ये कह रहे हो कि इसमें जो अंतर्निहित वर्ड, जो इम्प्लिसिट वर्ड जोड़ गया है, सर आप बताइए, आप मैंने इनको बोला अगर जैसे, तो ये कैसे व्याख्यात करेंगे? क्योंकि ये तो बोल देंगे मैंने क्या बोला, मैंने तो आपको पक्षी बोला ना, लेकिन आप इसका इंटेंशन समझते हैं। सारा मामला तो इंटेंशन का है। तो सर इस तरह से कहीं ना कहीं गलत है सर ये। और कहीं ना कहीं सर ऐसी बात है कि डिस्क्रिमिनेशन का तो यही है अपने राहुल भाई, इनके साथ हमारे कॉलेज के सोसाइटी में, डिबेटिंग सोसाइटी में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। इनको सोसाइटी में नहीं रखा गया और जो लोग को रखा गया है वो कहीं ना कहीं इनसे बहुत ही नीचे लेवल पे है, मतलब इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छा इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था। सर मैं डिबेटिंग सोसाइटी की अपने कॉलेज की बात करता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है सर? उसमें डिबेटिंग सोसाइटी में 33 लोगों का सिलेक्शन हुआ। सर मैंने ये बोला, अपना सुझाव रखा कि जिन कोई भी 5 लोगों का आप उठा लीजिए, आपके पास सबके वीडियो हैं, उसमें आप एक मेरा वीडियो उठा लीजिए, मतलब 33 लोगों का जिनका सिलेक्शन हुआ, 5 उनमें से उठा लीजिए, एक मेरा उठा लीजिए, और जो मैम इसकी कन्वीनर है उनको आप दिखा लीजिए। अगर मैम वो ये कह दें कि नहीं राहुल आप मतलब इस लायक नहीं हो, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। तो जो डिबेटिंग सोसाइटी का स्टूडेंट जो कन्वीनर बनाएगा वो कह रहा मेरी सोसाइटी है, मैं अपने हिसाब से चलाऊँगा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और क्या है? और सोसाइटीज़ में देखा जाएगा तो जितने भी सोसाइटीज़ के कन्वेनर है हर कॉलेजेस में तो लॉ फैकल्टी में ही देख लिया जाए तो सब कोई अपर कास्ट के ही हैं। उसमें और भी किसी लोग को कन्वेनर बनाया ही नहीं जाता है। और उसमें जब वो डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, उसमें सोसाइटीज़ में अगर हम लोग जाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग को निकाल दिया जाता है उस सोसाइटी में। हम लोग को उस सोसाइटी में रखा ही नहीं जाता है। सिर्फ ये कहते हैं कि ये मेरी सोसाइटी है,
ये तो बहुत गलत है ना सर। मैं लॉ सेंटर 2 से हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोसाइटी में मैंने इंटरव्यू दिया था और अच्छा हुआ था मेरा इंटरव्यू। और एक पर्टिकुलर जो जाति विशेष से उसके कन्वेनर हैं, और आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सोसाइटी का, 80% सेम कास्ट से लोगों का सिलेक्शन हुआ और हम सब लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया। उसमें से 80% पर्टिकुलर एक जाति विशेष के लोगों को वहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आप बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी में नहीं है, आप बाहर की जो सोसाइटीज़ है, जो इंडियन सोसाइटी है, वही सोसाइटी तो यहाँ पे भी आ रही है, वही माइंडसेट लेके लोग यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो जितने भी सो कॉल्ड अपर क्लास के लोग हैं, जब भी आते हैं यूनिवर्सिटी में, हमारा एडमिशन हुआ अभी पिछले साल ही, तो वो लॉबी एक तरीके की बन जाती है और उस लॉबी में सिर्फ उसी जाति विशेष के सो कॉल्ड अपर क्लास लोग ही रहते हैं। उसमें हिम्मत नहीं है किसी SC ST का कि वो उनसे जाए बात करे, चाहे वो खुद आगे बात करें। जो ये इक्वालिटी की बात हो रही है, वो बहुत ही अच्छी गाइडलाइन थी ये जो आई थी UGC की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया है, स्टे किया उसका वो विचाराधीन है, उस पर मैं नहीं कुछ बोलूँगा। लेकिन जो भी गाइडलाइन थी वो काफ़ी अच्छी थी। और जो ये इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसीलिए गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन को इसीलिए लाया गया ताकि हम लोगों का डिस्क्रिमिनेशन हुआ था OBC SC ST का ऑलरेडी होता आ रहा था, आज भी हो रहा है। तो ये जो गाइडलाइन थी काफ़ी अच्छी थी और इस जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से हम नाखुश हैं। और कोई भी कानून आता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फेक केस के डर से कोई भी कानून उसको इम्प्लीमेंट ही ना करें। यहाँ पे इंडिया में कितने भी लेबर एक्ट देख लीजिए सर, आप पॉक्सो एक्ट देख लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप इस समानता के अधिकार किसी को मत दीजिए। उनका ये कहना है कि जो भी त्रुटियां इसमें थी, जैसे कि अगर किसी ने गलत कंप्लेन किया, अब जो सामने वाला छात्र है, अगर बाय द वर्च्यू ऑफ हिज नेम अगर किसी की आपसी रंजिश हो गई, उस पर कोई कंप्लेन हो जाता है, उसके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है। इसमें लोकपाल है सर, इसमें बिल में क्या है, अगर जो कमेटी बैठेगी उसमें सर लोकपाल है ना। आपके अगर आपको ये लगता है कि जैसे हम लोग एक सुप्रीम कोर्ट में हायरार्की है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते, उसी तरह आप इसमें लोकपाल में जाके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो इसमें ऐसा तो कहीं नहीं है ना कि आप कहीं नहीं जा सकते, बस आपको मैंने अगर केस लिखवा दिया तो बस वो वहीं का वहीं खत्म, बस अब आप गिल्टी साबित हो गए, ऐसा तो सर पहली बात तो जो SC ST OBC के लोग हैं उनके साथ ऐसा दमन हो रहा है, वो लोग किसी तरह इनको प्रमोट किया जा रहा है इक्वलिटी लाने के लिए। यहाँ पे इक्विटी कमेटी बनाई ही जा रही है कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और हम लोग इस डर से पेनाल्टी लगा दिया जाए तो हम लोग के अंदर वो डर रह जाएगा कि हम जाएंगे कमेटी में भी वही लोग बैठे रह जाएंगे, क्योंकि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन देखा जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और हर जगह वही लोग भरे पड़े हैं। तो अगर उसमें भी पेनाल्टी लगा दिया जाए, हम लोग किसी तरह से, हम लोग को हिम्मत दी जा रही है कि हम लोग जाएं कंप्लेंट करें, और वो लोग ऊपर से हम लोग पे पेनाल्टी लगा के हम लोग को और करा दिया जाए। कंप्लेंट की बात करते हैं, राजस्थान में घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, आज भी ये न्यूज़ में भी आता रहता है हमेशा। आप कैसे बात कर रहे हैं कि ये शेड्यूल कास्ट कर देगा डिस्क्रिमिनेशन जनरल कास्ट का? ये बिल्कुल गलत बात है ये। और ये लगाना सर बहुत गलत चीज़ है। इससे हम लोग कहीं ना कहीं डर जाएंगे कि अगर हम जाते हैं कमेटी में, वो लोग रहेंगे तो ऊपर हम ही लोग को केस डाल देंगे। हम ही लोग में तो अनिवार्यता है ना कि SC ST OBC समाज के लोग, महिलाएं और विकलांग लोगों का होना आवश्यक है उस कमेटी में। महिलाएं में सर ये तो नहीं कंफर्म किए हैं ना कि वो SC ST OBC से होंगे। जो विकलांग लोग हैं उसमें भी तो कहाँ कंफर्म किए हैं सर? हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन भी हैं, सिविल लोग भी तो हैं, 2 और भी लोग हैं सर। उसमें मेजॉरिटी अब तो एक तरीके से अभी भी उन्हीं लोग का है ना सर। अगर आप इंस्टीट्यूशन की बात करोगे सर, आप देख लीजिए लगभग 45 यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल है उसमें आप देख लीजिए VC कौन है सर। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 कॉलेज हैं, उनमें देख लीजिए प्राचार्य कौन है सर। गवर्निंग बॉडी में, डिसीजन मेकिंग बॉडी में वही लोग हैं। तो सर फाइनली हम लोग खूब कमेटी, फैसला तो उन्हीं के हाथ में फिर भी जाएगा। ये सिंपल सा मुझे इनसे एक चीज़ पूछनी है कि अगर उस एक्ट में UGC का जो रूल और रेगुलेशन है उसमें एक चीज़ लिख गई होती कि इफ़ एनीवन इज डिस्क्रिमिनेटिंग, अगर कोई भेदभाव करता है जाति, धर्म, लिंग, स्थान के, जन्म स्थान के आधार पे, उसे कमेटी के सामने जाना पड़ेगा इर्रिस्पेक्टिव कि आप किस कास्ट से हो। तो क्या समस्या होती? ये जोड़ने वाला एक कानून हो जाता। तो उसमें सवर्णों को छोड़ा क्यों गया? छोड़ना एक प्रॉब्लम है। अगर कोई किसी पंडित को कहता है कि क्योंकि वर्षों से यही चला आता आ रहा है, यही अपर कास्ट लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशन करते हुए आए हुए हैं, और ये हम लोग सहते हुए हैं शेड्यूल कास्ट। बताता हूँ, गांव में अगर छोटा भी होता है, अरे यूनिवर्सिटी के लिए बना है, गांव से ही आते हैं, लोग ना आते हैं, वही सोसाइटी के लोग ना, वही आप भैया बताइए एक एक करके ये लोग क्या है ना, देखिए मैं बताता हूँ सिंपल, ये पुरानी बातों को ले जाके और उसका एग्जांपल यहाँ, मैं इस पर्टिकुलर कानून की बात कर रहा हूँ और ये कानून पे बात नहीं, आप सिंपल सुन लीजिए। अगर कोई किसी पंडित को कहता है ए पाड़े पथरी लेके घूमबा, मतलब ए पंडित जी पथरी लेके पोथा लेके घूमोगे, अगर नहीं पढ़ोगे
अगर ऐसा कहता है तो वो भी दंडित हो, अगर किसी दलित को कहता है तो वो भी दंडित हो। इसमें कौन सी ऐसी समस्या ये जोड़ने वाला कानून हो जाता? मुझे समस्या कानून से नहीं है, कानून में जो प्रोविजंस हैं वो थोड़े गलत बने हैं, जल्दीबाजी में बने हैं, उनको बदल के एक अच्छा बना दीजिए, यूनिफाई करने वाला हो जाए। कोई किसी जाति धर्म स्थान के आधार पर कोई किसी यूपी वाले को बिहारी बोल के कोई किसी भी तरीके से भेदभाव करे, वो उसमें इंक्लूडेड हो। इसमें इतनी समस्या क्या है? हम झूठ मूठ का किसी को डिस्क्रिमिनेटरी बना के और फिर समाज में एक मतभेद और सबसे इम्पोर्टेंट मनभेद, क्योंकि इनको कल हमारे साथ ही रहना है, मनभेद पैदा कर रहे हैं और ये कमी सरकार के बिहाफ पे है कानून बनाने में, और कोई बात नहीं है। तो ये सुना अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को, कुछ इसके समर्थन में है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला लिया है, तो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दलित समुदाय को जो है वो बहुत वर्षों से शोषित किया गया है, जिसके खिलाफ उन्हें प्रोटेक्शन के लिए ये रेगुलेशंस आए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो वहीं सामान्य वर्ग से आने वाला छात्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहा है। उसका ये कहना है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए एक इक्वल या इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है पूरे कैंपस में। किसी भी वर्ग के खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तमाम कुछ दलीलें हैं तमाम अलग अलग राय रखने वाले छात्रों की। हमारा काम ये होता है कि हम आप तक सभी वर्गों के, सभी समुदायों के, सभी तरीके के छात्रों की राय आप तक पहुंचाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रमोद तिवारी की ये रिपोर्ट सहयोगी अभिषेक कोहली के साथ।